हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद संजय में। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या कब कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। और यह एनसीईआरटी है कक्षा 6 की। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अहम मायने रोल निभाते हैं। तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है और मैं प्रयास करूंगा कि इस सीरीज़ को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक कंप्लीट करूंगा। आप लोग लगातार हमारे चैनल में बने रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसको कहते हैं? मानव की बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है। ठीक है, इतिहास क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इतिहास का महत्व क्या है, हालांकि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ठीक है, आइए जानते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है। यानी कि जो पहले के राजा लोग थे, उन लोग किस प्रकार से रहते थे, उन लोग किस प्रकार से जनता के ऊपर शासन करते थे, कैसी साम्राज्य थी, कैसी समाज थी, इन सभी बातों को जानने को मिलता है हमें इतिहास से। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। इन बातों को, सारी बातों को हमें इतिहास से प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। इतिहास हमें उन लोगों के पैसे के बारे में बतलाता है, यानी कि पहले के लोग क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, क्या नहीं करते थे, सब इन पैसों के बारे में बतलाता है। यानी कि बहुत सारे ज्ञान इतिहास से हमें प्राप्त होती है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियां के बारे में पता चलता है। यानी कि हम लोग के जो पूर्वज थे, उन लोग ने कितने कितने अच्छे काम करके गए हैं, ये सभी महान उपलब्धियों के बारे में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होती है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलता है। इतिहास में हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलता है। इतिहास से हम यह भी पता चलता है, यानी कि इतिहास से हम यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेला करते थे। यानी कि पहले के जो बच्चे थे, पहले पूर्व काल के जो बच्चे थे, वे सब बच्चे कौन कौन से खेला खेलते थे, ये सभी इतिहास से हमें प्राप्त होती है जानकारियाँ। इतिहास से हम सबक लेते हैं कि ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। यानी कि हमारे पूर्वजों ने पहले क्या गलती की, नहीं की, ये सब सारी बातों हमें सबक के रूप में मिलती है और हम भविष्य को, बेहतर भविष्य को बनाने की कोशिश करते हैं। लोग कहाँ रहते थे, यह भी एक सवाल है कि लोग पहले कहाँ रहते थे। तो देखिए, उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथक की पहाड़ी है, वहाँ पर रहते थे। पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर रहते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहते थे, यानी उसके पास रहते थे। गंगा और सोन के किनारे रहते थे और नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, कहाँ कहाँ रहते थे, जान गए कि लोग कहाँ कहाँ रहते थे। उत्तर पश्चिम के स्थित सुलेमान पहाड़ी हो गया, पूर्वोत्तर गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी हो गया, सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे रहते थे, उसके पास रहते थे। गंगा और सोन की नदी के किनारे रहते थे और नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे? कुशल संग्रह थे। कुशल संग्रह किसको कहते हैं? जो लोग, यानी कि पहले के लोग, आरंभिक लोग अपने खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करके रखते थे, उन्हें कुशल संग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी कि उन्हें कुशल संग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसको कुशल संग्रह कहते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का भी आखेट करते थे, यानी कि जानवरों का भी शिकार करते थे। उन लोग जानवरों का मांस जो होता था, मांस को खाते थे, जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे और अपने भोजन ग्रहण करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथक की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यह सवाल आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम देखे हैं कि पूछा गया है कि गेहूं तथा जौ जैसी फसलों के जो उपजाना आरंभ हुआ है, कहाँ पे शुरुआत किया था। तो हम क्या कह सकते हैं कि सुलेमान और किरथक की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, यानी कि उन लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया।
ठीक है। और वे जो लोग थे, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, पालतू बनाना शुरू किया जानवरों को। उसके बाद ये लोग एक अस्थायी जीवन जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि इन लोग ने जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया था। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी फसल को यदि हम उपजाते हैं तो उसके लिए समय देना पड़ता है, यानी कि उसको देख रेख करना पड़ता है। तो यानी कि समय दिया लोग तो एक लंबी समय के साथ रहने लगा, और इस प्रकार से उन लोग एक अस्थायी जीवन की ओर चल पड़ा, यानी कि गांव का निर्माण हो गया। इसी समय आसपास गांव का निर्माण होने लगा था। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं। इसी पहाड़ियों वाले क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहले चावल का उपजाने का आरंभ कहाँ हुआ, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में चावल उपजाने का आरंभ किया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। वे स्थान कहाँ पे थे? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सिंधु और उसकी सहायक नदी किसे कहते हैं भाई? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है। ये इधर से एक नदी गई और इस बड़ी नदी में मिल गई, तो ये जो नदी है इसको सहायक नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4300 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि पहले हुआ था, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ शहरों का विकास समुद्र तटों पर भी हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि वर्तमान बिहार में है, यह मगध के नाम से जाना जाता था। और देश के नाम हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो देश का नाम है, इंडिया है या भारत है, या तमाम प्रकार के जो नामें हैं वो कैसे पड़ा, ठीक है। तो हमारे देश में कई नाम है, जैसे कि आर्यवंश हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, भारतवर्ष हो गया, भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, आदि कई नाम हैं। आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित हैं। कितने नाम प्रचलित है? इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। अनुच्छेद में वर्णन है भारत और इंडिया, नाम। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु कहा गया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, ध्यान दीजिएगा, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों को भरत कहा गया। क्या कहा? भरत कहा गया। इनका जिक्र संस्कृत की आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुरानी जो कृतवेद है इसमें किया गया, इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। भारत पड़ा। इतिहास का स्रोत क्या है? यह भी जानना जरूरी है कि इतिहास जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ताकि हमारे पास क्या स्रोत है इतिहास का अध्ययन करने का। तो देखिए, पांडुलिपि हो गया, अभिलेख है, सिक्के हैं या पुरातत्व स्थल है। हालांकि पांडुलिपि किसको कहते हैं, यह जानने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी हुई किताब को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। मान लीजिए आजकल देखिए प्रिंटिंग हो गया, किताब सभी प्रिंटिंग के माध्यम से लिखा जाता है। और पहले के लोग क्या करते थे? हाथ से लिखते थे, यानी कि प्रिंटिंग का आविष्कार पहले नहीं हुआ था, उससे पहले लोग हाथ से लिखते थे। देखिए, छपाई यानी प्रिंटिंग की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को हाथ से लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। कहाँ पे लिखा जाता था? ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विकास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, यहाँ विज्ञान होगा, विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। यानी कि पांडुलिपि से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। प्राय पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ होती है? मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। अभिलेख क्या है भाई? अभिलेख किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। मान लो यहाँ पे पत्थर है, ठीक है, इस पे कोई नाम लिख दिया, उकेर कर कोई नाम लिख दिया, तो इसी को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं।
किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय तक संरक्षित रह सकते थे। बात सही। मान लो एक पांडुलिपि यहाँ पे कोई पेज पे या भोजपत्र पे किसी ने कुछ लिख दिया, यह हो सकता है कि सड़ गल जाएगा और यह फट जाएगा और बाद में ख़त्म हो जाएगा लेकिन जब कोई पत्थर पे यदि लिख देगा तो पत्थर जानते हैं आप कि बहुत दिनों तक रहते हैं, वो ना सड़ता है ना गलता है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। ज़्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? क्यों राजा की घोषणा या आदेश लिखते थे? क्योंकि ऐसी घोषणाओं को अभिलेख पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में भी लिखा जाता था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत और प्राकृतिक या तमिल में लिखे गए हैं, यानी कि संस्कृत को प्राकृतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत या तमिल की भाषा में लिखे गए हैं। सिक्के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसलिए सिक्के से उन समय की राजाओं के बारे में पता चलता है। समझ में आ गया? सिक्के पे यानी कि जो सिक्का जारी करता था, जिस राजा ने सिक्का जारी करते थे उसका तस्वीर रहता था, तो उस राजा के बारे में हमें अध्ययन यानी कि जानकारी मिलता है। उस राजा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है सिक्के से। सिक्कों से उन जमाने में कारीगरों का महारत के बारे में पता चलता है। ठीक है, सिक्कों की शुरुआत सबसे प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। पुरातत्व स्थल किसको कहते हैं? जिस स्थल से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं इसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा स्थल जिसमें कि पुराने सामानें मिलती है उस स्थल को पुरातत्व स्थल के नाम से जाना जाता है। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थान से मिलने वाली पुरावशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे है पुरातत्वविद किसको कहते हैं? पुरातत्व उसको कहते हैं यानी कि पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, पुरातत्व किसको कहते हैं? पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्विक के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा देखते हैं कि तिथियों का महत्व क्या है। क्या है तिथि भाई? ठीक है, तिथियों का महत्व। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा जो मसीह थे के जन्म की तिथि से की जाती है। अर्थात 200 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होगा? 200 वर्ष कहने की तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी यानी कि बीसी, ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी, ईसा से पहले पहले ईसा से पहले के पूर्व में जानी जाती है। तारीखों के लिए 20 यानी कि ईस्वी पूर्व और एड यानी कि ईस्वी का इस्तेमाल होता है। बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब होता है कि ईसा से पहले यानी कि बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईश्वर के साल में। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कि कॉमन इरा का भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह बीसी की जगह बीसीई का इस्तेमाल होता है। फिर आगे है, हाँ नोट में थोड़ा देखिए क्या है। दक्षिण एशिया जो कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों की बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही है। चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। और यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा इस लेक्चर तो आप लोग शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम जिस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ यानी कि नोट्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सेम टू सेम इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मतलब अब विदा लेते हैं आप लोग से। ठीक है, बाय।